ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? ठीक है, दोबारा से अब मेरा लेक्चर है। ओके, स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में जो है वो हम इस स्लाइड तक पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रूट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ये तो इंग्लिश वाली मैम का लेक्चर नहीं था, मिस राखिल का लेक्चर था ना? किसका लेक्चर था? मिस चंदा का। चंदा का लेक्चर है मुझे पता है, लेकिन मिस चंदा का ये लेक्चर भी आज मैंने रिप्लेस करना है, ठीक है? ओके। अब आपने पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हम पेशेंट को दो तरह का न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एक हम दे सकते हैं एंट्रल थ्रू थ्रू एंट्रल रूट, ठीक है, और दूसरा हम दे सकते हैं पैरेंटल रूट के जरिए, ठीक है? एंट्रल न्यूट्रिशन और पैरेंटल न्यूट्रिशन। क्यों मतलब मुझसे ज़्यादा तंग हो? ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटर न्यूट्रिशन क्या है? इंटर न्यूट्रिशन वो मेथड है जिसमें हम न्यूट्रिशन डिलीवर करते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो है वो देते हैं। और किस किस का रिप्लेस? चले, इंटर न्यूट्रिशन। इंटर न्यूट्रिशन वो मेथड है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करते हैं जीआई ट्रैक में। जीआई ट्रैक में किस चीज़ के ज़रिए करते हैं? किसी फीडिंग ट्यूब के ज़रिए करते हैं। वो फीडिंग ट्यूब जो है या हमने स्टमक में जो है वो प्लेस करना है या हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लेस करना है, ठीक है? अब ये न्यूट्रिशन जो है ये हमने कहाँ पे प्लेस करना है? ये फीडिंग ट्यूब जो है ये हमने प्लेस करना है या तो स्टमक में हम प्लेस करेंगे और या हम प्लेस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है? Any patient who cannot meet their nutritional need orally should be started on enteral nutrition in the first 24 to 48 hours. ठीक है? कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है? अगर वो क्लाइंट, वो पेशेंट जो अपने अपना न्यूट्रिशनल नीड जो है वो मीट नहीं कर पाता ओरली, अगर ओरली कोई पेशेंट जो अपना न्यूट्रिशनल नीड जो है वो मीट नहीं कर पा रहा, तो फर्स्ट 24 से 48 आवर्स के दौरान जो आपने क्या करना है? आपने उसे एंट्रल फीड के ऊपर डालना है। आपने उसे जो है वो फीडिंग ट्यूब पास करना है और फीडिंग ट्यूब के ज़रिए जो है आपने न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं तो मैं दोबारा एक दो स्लाइड जो है वो रिपीट करता हूँ। ठीक है, न्यूट्रिशन जब हम देते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट को तो हम दो तरीकों से दे सकते हैं, ठीक है? एंट्रल रूट से दे सकते हैं और पेरेंटल रूट से दे सकते हैं, ठीक है? अब एंट्रल रूट से हम कैसे दे सकते हैं? एंट्रल रूट, जब भी कोई पेशेंट जो है वो अपना ओरली जो है वो अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता, तो हम जो है वो जीआई ट्रैक के अंदर एक ट्यूब पास कर लेते हैं। वो ट्यूब जो है या तो हम माउथ या नोज के ज़रिए हम पास करते हैं और उन्हें प्लेस करते हैं कहाँ पे? स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में,
ठीक है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो ओरली अपना न्यूट्रिशनल नीड जो है वो ओरली मीट नहीं कर पा रहा, तो फर्स्ट 24 से 48 आवर्स के दरमियान जो है वो आपने क्या करना है, आपने उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे डालना है, आपने उन्हें फीडिंग ट्यूब जो है वो पास करना है और एंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है। अब एंट्रल न्यूट्रिशनल की बेनिफिट्स क्या है? एक तो ये कि जीआई आप डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट टू जीआई ट्रैक इज प्रेफर मेथड। ठीक है, जब भी हम जीआई ट्रैक के जरिए गेस्ट्रो एंटेस्टाइनल ट्रैक के जरिए न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो ये क्या है, ये प्रेफर मेथड है हमारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस क्यों कम होते हैं? सीधे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई के साथ या ब्लड के साथ इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इन्फेक्शन के चांसेस इसमें कम होते हैं। दूसरा ये कि ये लेस एक्सपेंसिव मेथड है। जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है या जो वेन के थ्रू जो हम देते हैं, वीनस जो हम देते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो एक्सपेंसिव है ज़्यादा, तो उसके मुकाबले में ये लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, एंड इफ़ नॉट यूज जी आई टी एट्रोपाइड, और अगर हम जी आई ट्रैक को यूज़ नहीं करेंगे महीने तक, 2 महीने तक, हफ्ते तक, 2-3 हफ्तों तक में अगर हम यूज़ नहीं करेंगे जी आई ट्रैक को, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, उसे प्रॉब्लम आ रही है और वो कोई चीज़ नहीं ले रहा, उसके जो है वो कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, ओरल में अंदर जो है वो कोई इशू है, ठीक है, या कोई जो है वो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, कोई इंजरी है, जो भी है, किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो जो है वो न्यूट्रिशनल नीड अपनी जो है वो पूरी नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रेफर मेथड है वो ये है कि हम जीआई ट्रैक के ज़रिए जो है वो एक फीडिंग ट्यूब जो है वो पास करते हैं। जी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब हम इंट्रल न्यूट्रिशन के फ़ायदे क्या, इंट्रल न्यूट्रिशन के फ़ायदे, अब आवाज़ नहीं आ रही थी, अब क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था। ठीक है, अब एंट्रल न्यूट्रिशन के फ़ायदे क्या है? एंट्रल न्यूट्रिशन के फ़ायदे ये है कि एक तो ये प्रेफर मेथड है, प्रेफर मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, और अगर हम जीआई ट्रैक को यूज़ नहीं करेंगे तो जीआई ट्रैक जो है वो एट्रोपाइड हो जाएगा, जीआई ट्रैक की एट्रोपी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जीआई ट्रैक को हमें जो है वो जीआई ट्रैक को यूज़ करना चाहिए, अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी एट्रोपी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ईजियर मेथड है, ठीक है, सेफर मेथड है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल पाथवे है, तो इस वजह से ईजियर और सेफर मेथड है। ठीक है, लेस कॉस्टली टू एडमिनिस्टर देन पेरेंटल न्यूट्रिशन, और ये मैंने पहले भी कहा है कि कॉस्ट जो है उसका कम है पेरेंटल के हिसाब से। अब एंट्रल न्यूट्रिशन की इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब कब हम जो है वो एंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, इंडिकेशंस क्या है? सबसे पहले डिस्पेजिया, अगर एक बंदा जो है वो स्वालो नहीं कर पा रहा, अगर वो स्वालो नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो उसे जो है वो हम ट्यूब पास करेंगे और उसके जरिए हम न्यूट्रिशन देंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ वन नॉट टेकिंग एडिकेट ओरल इनटेक, एक बंदा है वो ओरल इनटेक ले रहा है लेकिन वो इतना नहीं ले रहा कि उसकी डिमांड जो है वो फुलफिल हो, तो जब वो इन एडिकेट ओरल इनटेक ले रहा हूँ तो तब जो है वो हम फीडिंग ट्यूब के जरिए जो है हम उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है एनोरेक्सिया, एक बंदा है उसे एनोरेक्सिया है, उसे भूख ही नहीं लगती, तो हम फीडिंग ट्यूब के जरिए दे सकते हैं। नोजिया है, वो बार बार जैसे वो कुछ ले रहा है, ठीक है, उसे जो है वो नोजिया हो रहा है, तो हम फीडिंग ट्यूब के जरिए दे सकते हैं। और एनी क्रिटिकल इलनेस, कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस है जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो ले सके बाय माउथ, तो तब हम जो है वो एंट्रल फीडिंग ट्यूब जो है वो पास करते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए जो है हम उसे फीड देते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसकी, कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस है जिसमें हम एंट्रल न्यूट्रिशन या एंट्रल फीडिंग ट्यूब पास नहीं कर सकते या नहीं करते? तो दो तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशंस आती है, एक है एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन और दूसरा जो है वो है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन।
अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर जीआई ट्रैक के अंदर, जीआई पाथवे के अंदर जो है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे जो है वो ब्लॉकेज है, तो हम कैसे पास करेंगे फिर? तो ब्लॉकेज की सूरत में हम एंट्रल फीडिंग ट्यूब या एंट्रल न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इसके रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? सिवियर हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस। अब पेंक्रियाटाइटिस है, किसी को सिवियर हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस है, ब्लीडिंग हो रही है पेंक्रियास से, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई है कि ब्लीडिंग हो रही है, उस चीज़ में हम नहीं दे सकते। दूसरा है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। अब सिवियर हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस में हम क्यों नहीं देते? क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? पेंक्रियास का काम क्या है? पेंक्रियास का काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। तो जैसे ही फूड जो है वो स्टमक वॉल को टच करता है, उधर जो है वो पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। तो पेंक्रियास जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस है उसे, और अगर हम उसे जो है वो जीआई ट्रैक के जरिए जो है खुराक देंगे, कोई चीज़ देंगे, तो उधर जो है वो और ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नो ऑडियो? किस किस को आवाज़ नहीं आ रही? किस किस को आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। अगर किसी एक बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही तो वो जो है वो अपना नेट कनेक्शन चेक कर ले, ठीक है। ओके, अच्छा। वो चेक कर लेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले सिवियर हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। अगर सिवियर हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस है तो हम फिर पास नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। व्हाट इज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस? बताओ। व्हाट इज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस क्या है? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस वो सिचुएशन है या वो कंडीशन है जिसमें बाउल का, जिसमें इंटेस्टाइन का कोई एक पोर्शन जो है ना वो डाई हो जाता है, उसकी निक्रोसिस हो जाती है। इंटेस्टाइन के किसी एक पॉइंट की जो है वो निक्रोसिस हो जाती है। मोस्टली ये न्यू बॉर्न में होता है, ये जो प्री मेच्योर बेबीज होती है ना उनमें होता है, ठीक है। और जब ये किसी एक पॉइंट या किसी एक पोर्शन, कोई एक पोर्शन जो है वो डाई हो जाता है, कोई एक पोर्शन जो है वो नेक्रोटाइज हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो है वो पुअर फीडिंग होती है, ठीक है, ब्लॉटिंग वगैरह आती है, और स्टूल में जो है वो ब्लड वगैरह आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोलॉन्ग इलियस। व्हाट इज प्रोलॉन्ग इलियस? इलियस क्या है? व्हाट इज इलियस? इलियस लेक ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। इलियस में क्या है? इलियस ये है कि बाउल मूवमेंट्स ही नहीं आ रही, ठीक है। प्रोलॉन्ग अगर बाउल मूवमेंट्स नहीं आ रहे तो वो क्या है, उसमें जो है उस दौरान हम नहीं दे सकते। अगर आप जो है वो न्यूट्रिशन दोगे इंटरल फीडिंग ट्यूब के जरिए, तो वो चीज़ें जो है वहाँ जाके जमा होगी, ठीक है, वहाँ पे अकोमुलेट होगी, वो आगे नहीं जाएगी। इसके अलावा सिवियर डायरिया। अगर किसी को सिवियर डायरिया है ना, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, डायरिया का पेशेंट आता है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, सॉफ्ट डाइट वगैरह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कभी भी फैमिली मेम्बर्स या आपको खुद या कोई और, कभी भी आपके पास कोई पेशेंट आया जो किसी सिवियर डायरिया के साथ है, तो आपने उन्हें ओरल इनटेक उनका बिल्कुल बंद कर देना है। ओरल इनटेक उनका बिल्कुल बंद कर देना है। अच्छा, शीतल कह रही है सर मेरा नेट बार बार बंद हो रहा है, काइंडली मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। शीतल क्लास समझ नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा, ठीक है। ओके, सिवियर डायरिया, सिवियर डायरिया अगर है ना, तो आप जितनी चीज़ें दोगे उसे, जितना फीड दोगे आप, वो सारी फीड जो है वो गेस्ट्रिक मोटेलिटी जो है वो इंक्रीज हुई होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो निकल जाएगी, तो फ़ायदा ही नहीं है। एक है प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग। प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग क्या है? व्हाट इज प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग?
प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, जैसे वो स्टमक वॉल को टच करता है, ऑन द स्पॉट जो है वो आप प्रोजेक्टाइल या ऑन द स्पॉट जो है आप वॉमिट करते हो, तो इसे कहते हैं प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एंटेरिक फिस्चुलास। अगर एंटेरस के अंदर, एंटेरिक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, क्लॉन के अंदर जो है वो फिस्चुलास बने हैं, तो तब भी देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ओके, वॉमिटिंग कंटिन्यू फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इंटेस्टाइनल डिसमोटेलिटी। अगर इंटेस्टाइन जो है वो उसकी मोटेलिटी ख़त्म हो गई है, वो जो है वो मोटेलिटी और आपकी जो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी या इंटेस्टाइनल बाउल मूवमेंट जो है वो अगर वो ख़त्म हो गई है, तो फिर भी फीड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, अगर इंटेस्टाइनल इस्कीमिया है, इंटेस्टाइन को जो है वो ब्लड कम मिल रहा है, तो उसी वजह से इंटेस्टाइन जो है वो फंक्शन जो है वो सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा, सही तरह फंक्शनल नहीं है, तो उस वजह से जो है फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारे क्या है, ये इंडिकेशंस है। ठीक है। और ये जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो मैंने बताया आप लोगों को कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन दो तरह की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें हम नहीं दे सकते, आप कुछ भी करो आप उसमें वो चीज़ वो काम कर ही नहीं सकते, आप फीडिंग ट्यूब जो है वो पास ही नहीं कर सकते क्योंकि मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमने जितनी भी पढ़ी है, ठीक है, सिवियर पेंक्रेटाइटिस है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरिकोलाइटिस है, प्रोलांगीलियस है, सिवियर डायरिया है, वॉमिटिंग है, फिस्टुलास है, डिसमोटिलिटी है, इस्कीमिया, इसमें जो है वो आप नहीं दे सकते क्योंकि जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है या आगे नहीं जाएगा। ठीक है। ओके। अब एंट्रल फीडिंग मुख्तलिफ़ किस्म की आती है, ये नहीं है कि बस एक किस्म का एंट्रल फीडिंग ट्यूब आता है और एक ही तरीके से जो है वो हम पास करते हैं। अब एंट्रल ट्यूब अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो शॉर्ट टर्म एंट्रल फीडिंग ट्यूब जो उनको हम कहते हैं नेजो इंटरल फीडिंग ट्यूब। नेजो इंटरल फीडिंग ट्यूब का मतलब ये है कि नोज से हमने इसे एंटर करना है, नोज से हमने इसे पास आउट करना है। ठीक है। और पास आउट होके कहाँ तक लेके जाना है, इंटरल तक लेके जाना है। ठीक है। नोज से इंटरनल तक लेके जाना है। ठीक है। इंटेस्टाइनल स्कीम में ब्लड सप्लाई नहीं जाती मेजर आर्टरीज को इंटेस्टाइन की। ठीक है। ओके। ओके। अब नेजो एंट्रल फीडिंग ट्यूब जो है वो कौन सी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है इंशा, यू आर राइट। ठीक है। इंटेस्टाइनल इस्कीमिया क्या है कि जो मेजर वेसल्स है या जो ब्लड सप्लाई, ये इंटेस्टाइन की अपना ब्लड सप्लाई जो है वो अगर पुअर सप्लाई है, ठीक है, तो वहाँ जो है उसे वो सही तरह फंक्शन नहीं करेगी। और दूसरी बात ये है कि इंटेस्टाइन से सारी चीज़ें जो है जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है वो इंटेस्टाइन से क्या जाती है, वो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होके जाती है। तो अगर उसका अपना ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक नहीं है, तो वो कैसे जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाएगी। ठीक है। ओके। अब नेजो एंट्रल ट्यूब फीडिंग ट्यूब के तीन तरह के नेजो एंट्रल फीडिंग ट्यूब्स आते हैं। एक को हम कहते हैं नेजो गैस्ट्रिक रूट, दूसरे को हम कहते हैं नेजो ड्यूडिनल, और तीसरे को हम कहते हैं नेजो ज्यूजिनल। ठीक है। अब नेजो गैस्ट्रिक ये है कि नोज से हम पास करते हैं उसे और गैस्ट्रिक में डालते हैं, उसका एंड जो है वो गैस्ट्रिक में होता है, स्टमक में होता है। दूसरा जो है वो नेजो ड्यूडिनल है, उसका एंड जो है वो एंड पॉइंट जो है वो ड्यूडिनम में फॉल करता है। ठीक है। और जो नेजो जेजनल है, ठीक है, उसका एंड पॉइंट जो है वो हम जेजनम में प्लेस करते हैं। अब नेजो एंट्रिक ट्यूब इज इंडिकेटेड फॉर शॉर्ट टर्म यूज। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, तो हमने क्या करना है, हमने शॉर्ट टर्म एंट्रल फीडिंग ट्यूब है, जो नेजो एंट्रल फीडिंग ट्यूब है, ये यूज करने हैं। और वो शॉर्ट टर्म कितना होता है, 4 से 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स के लिए अगर हमने किसी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे डालना हो, तो हमने क्या करना है, शॉर्ट टर्म एंट्रल फीडिंग ट्यूब जो है वो डालनी है। ठीक है। द स्मॉल डायमीटर ऑफ द नेजो एंट्रल ट्यूब में हेल्प प्रिवेंट रिफ्लक्स एंड लेसन द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन एंड रिगर्गिटेशन। अब जो नेजो एंट्रल फीडिंग ट्यूब है ना, इसका डायमीटर जो है ये कम होता है। उस कम डायमीटर की वजह से जो है ना वो रिफ्लेक्स जो है वो पीछे नहीं आता। ठीक है। डायमीटर उसका कम होता है, तो इस वजह से जो है वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो पीछे नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें अगर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स पीछे नहीं आएगा, ठीक है, तो एस्पिरेट नहीं होगा, ठीक है, रिगर्गिटेट नहीं होगा। रिगर्गिटेशन क्या है, दोबारा फूड का जो है वो दोबारा वापस आना। ठीक है। तो उसका इतना डायमीटर इतना कम है कि उसकी वजह से जो है वो बाकी जो स्पिंक्टर्स लगे हैं उनको इतना जो है वो अफेक्ट नहीं करता। इस वजह से जो वो रिगर्गिटेशन और रेस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन के लिए एक चीज़ याद रखें, न्यूट्रिशन के लिए आप लोग जो है एक दफ़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को एक दफ़ा रिवाइज कर लें, जीआई ट्रैक के। ठीक है। जीआई सिस्टम के एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक दफ़ा रिवाइज कर लें आप लोग। ओके।
अब नेजो एंट्रल ट्यूब्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ये हम कहाँ से पास करते हैं? हम पास करते हैं नोज के जरिए। तो सबसे पहले साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस हो सकता है। एपिस्टेक्सिस क्या है? ब्लीडिंग हो सकती है नोज से, ठीक है। नेक्स्ट जो इरोजन ऑफ द नेजल सिम्टम आर एसोफेगस। एसोफेगस या जो नेजल सिप्टम है ना, उसके अंदर जो इरोजन हो सकती है, कट्स वगैरह लग सकते हैं, इंजरी हो सकती है। ओटाइटस, नोज के साथ मिडिल ईयर जो है वो टच है, ठीक है। तो मिडिल ईयर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्टली ओटाइटस मीडिया जो है वो होता है, ठीक है। तो ओटाइटस मीडिया हो सकता है या ओटाइटस हो सकता है। ओकल कॉर्ड पैरालिसिस, ये जाके कहाँ से पास आउट होता है? ओकल कॉर्ड से, ओकल कॉर्ड के पास से गुजरता है। तो अब ओकल कॉर्ड जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं। पिछली स्लाइड रिपीट कर दे, ओके। पिछली स्लाइड एंट्रल ट्यूब फीडिंग है, ठीक है। एंट्रल ट्यूब फीडिंग अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमने किसी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे डालना हो तो हमने शॉर्ट टर्म एंट्रल ट्यूब फीडिंग यूज कर दी है, जो कि नेजो एंट्रल फीडिंग ट्यूब्स है। नेजोडेंटल में तीन तरह की ट्यूबिंग से हमारे पास। एक है जो हम नोज से पास करते हैं, जो गैस्ट्रिक में फॉल करते हैं नेसोगैस्ट्रिक कहते हैं, जो जिसका एंड पॉइंट जो है वो ड्यूडिनम में फॉल करता है तो उसे नेसोड्यूडिनल कहते हैं, और जिसका एंड पॉइंट जो है वो ज्यूजिनम पे आके खत्म होते हैं उसे नेसोज्यूजिनल कहते हैं, ठीक है। अब अगर पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे डालना हो शॉर्ट टर्म के लिए 4 to 6 वीक के लिए, तो हमने इन ट्यूब्स में से किसी एक को यूज करना है। इसका स्मॉल डायमीटर के इसके डायमीटर जो वो स्मॉल होता है, इसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो है वो दोबारा बैक नहीं होता, रिगर्गिटेशन नहीं होती, ठीक है, और स्प्रेड नहीं होता, ओके। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? साइनोसाइटिस हो सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, ठीक है। नेसल सेप्टम या एसोफेगस के अंदर जो इरोशंस हो सकती है, ओटाइटिस हो सकता है, ठीक है। ओकल कॉर्ड जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं, और डिस्टल एसोफेजियल स्फिंक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, स्फिंक्टर्स नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं। कट्स वगैरह लग सकते हैं एसोफेगस के डिस्टल वॉल पे, क्योंकि जब आप ट्यूब पास करते हो तो ट्यूब जो है वो आगे की तरफ मूव करता है ना, तो आगे की तरफ मूव करके वो एसोफेगस का जो बैक या डिस्टल वॉल में ना उसके साथ टच होगा, उसके साथ टच होके आगे जाएगा, तो उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्स और कट जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। अब आपने एनजी ट्यूब पास कर लिया या नेसोड्यूडिनल या नेसोजिजिनल ट्यूब जो है वो पास कर लिया, आपको पता कैसे लगेगा कि मैंने जो ट्यूब पास की है उसकी लोकेशन या उसकी प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है? तो ट्यूब प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं। रेडियोग्राफिंग करती है, रेडियोग्राफी करती है। सिंपल जो है वो हम कोई एक्सरे वगैरह कर लेते हैं और उससे हमें पता चलता है कि चीज़ जो है वो कहाँ पे प्लेस है। नेक्स्ट जो हम करते हैं इंजेक्टिंग एयर इन अस्कल्टेटिंग। हम एक 50 cc सिरेंज या 60 cc सिरेंज जो फीडिंग सिरेंज है हमारी, ठीक है, वो ले लेते हैं, ठीक है। उसमें 20 to 30 ml जो है वो एयर ले लेते हैं, और वो एयर जो है वो हम पुश कर लेते हैं, बोलस कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। जब हम वो एयर इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो और साथ ही हम जो है वो स्थित रखते हैं गैस्ट्रिक के ऊपर, साथ ही हम जो है वो अस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। साथ ही हम अस्कल्टेट करते हैं। अगर वुशिंग साउंड आया वहाँ पे तो इसका मतलब है हमारा ट्यूब जो है वो सही जगह पे है। अगर उधर नहीं आ रहा वुशिंग साउंड, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ट्यूब जो है वो सही जगह पे नहीं है, ठीक है, उसकी प्लेसमेंट जो है वो ठीक नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो पीएच मॉनिटरिंग करती है। अब पीएच मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं? पीएच मॉनिटरिंग के लिए हम गैस्ट्रिक कंटेंट को पुल कर लेती है, ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट को पुल कर लेते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है, और उस गैस्ट्रिक कंटेंट को चेक करते हैं। अगर उसका पीएच जो है वो एसिडिक होती है, इससे हमें कंफर्म होता है कि ट्यूब जो है वो स्टमक के अंदर है, क्योंकि स्टमक कंटेंट का पीएच जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है। किस चीज़ की समझ नहीं आई? प्लेसमेंट वाली, ओके, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, ओके। आपने ट्यूब पास कर लिया, इंजर ट्यूब आपने पास कर लिया, इसको आपने कंफर्म करना है। तो सबसे पहले तो एक्सरे है, रेडियोग्राफी करो, एक्सरे करो, ठीक है, और एक्सरे से पता चल जाएगा कि ट्यूब कहाँ पे है। दूसरा मेथड है इंजेक्टिंग एयर इन अस्कल्टेटिंग। इंजेक्टिंग एयर इन अस्कल्टेटिंग में हम क्या करते हैं? हम एक ट्यूब के साथ हम एक सिरिंज जो है वो अटैच कर लेते हैं, ठीक है। हम एक सिरिंज जो है वो सिरिंज जो है वो अटैच कर लेते हैं। सिरिंज में हम एयर ले लेते हैं 20 या 30 जो है वो एयर ले लेते हैं, ठीक है। 20 या 30 है, आप ये इस माउस से सही नहीं लिखा जाता, ठीक है। 20 या 30 ml एयर ले लेते हैं, वो एयर जो है वो हम पुश कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं, और उसी टाइम हम गैस्ट्रिक एपिगेस्ट्रियम के ऊपर जो है वो हम अपना स्टेथ रखते हैं, ठीक है, स्टेथोस्कोप रखते हैं।
तो इस एयर की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एयर जो है वो कहाँ जा रहा है, वो स्टमक के अंदर जा रहा है। यहाँ पे एक उशिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, उससे हमें पता चलेगा कि प्लेसमेंट जो है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है, नेक्स्ट मेथड है पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग में क्या करना है, आपने गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करना है, पुल करना है। ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट सिरिंज में आ जाएगा, उस सिरिंज से गैस्ट्रिक कंटेंट को जाके लेबोरेटरी में चेक करना है। अगर उसका पीएच जो है वो एसिडिक हो तो एसिडिक पीएच से हमें पता चल जाएगा। कन्वीनियंट जो सबसे ज़्यादा है वो है इंजेक्टिंग एयर इन अस्कल्टेटिंग, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है ना वो क्या है, वो रेडियोग्राफी है। कन्वीनियंट सबसे पहले जो है, सबसे कन्वीनियंट जो है वो इंजेक्टिंग एयर इन अस्कल्टेटिंग है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो रेडियोग्राफी है। लेकिन जिस तरह हर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं साथ साथ नुकसानात भी होती है। अब रेडियोग्राफी सबसे बेस्ट मेथड तो है, लेकिन इसके नुकसानात भी बड़े हैं। ठीक है। क्योंकि एक्सरेज जो है वो हमने पेशेंट के ऊपर जो है वो एक्सरेज डालने हैं, तो एक्सरेज की वजह से जो है उसे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा है, डॉलिका का क्वेश्चन है सर, आया हुआ क्वेश्चन, अगर एक पेशेंट को साइनोसाइटिस या फिर ओटाइटिस है तो फिर क्या, फिर हम ये नहीं पास कर सकते, फिर हम कोई और तरीका अपनाएंगे। वो मैं आगे बताता हूँ कि फिर हम क्या करेंगे। अगर किसी पेशेंट को ओटाइटिस है, या ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस इंटरना जो भी है, ठीक है, या साइनोसाइटिस है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये पास नहीं करते, फिर हम कोई और तरीका ढूंढते हैं। वो मैं आगे बताता हूँ कि कोई और बाकी तरीके कौन कौन से हैं जिससे हम फीडिंग कर लेते हैं या फीडिंग दे सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम जो है वो ओरल से पास कर लेते हैं। ठीक है। लॉलिका, हम एनजी ट्यूब जो है वो कभी कभार ओरल से भी पास कर लेते हैं, नोज के जरिए हम ओरल से पास कर लेते हैं, तो नोज को बाईपास कर लेते हैं। मोस्टली जो कनेक्शन है ओटाइटस का या ईयर्स का और साइनसिस का, वो नोज के साथ है, तो कभी कभार हम क्या करते हैं, बाईपास कर लेते हैं नोज को। मोस्टली बच्चों में, नर्सरी में किस किसने ड्यूटी की है उसने देखा होगा, न्यूनेटल आईसीयू में, एनआईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में अगर किसी ने ड्यूटी की है तो उधर जो है वो हम एनजी ट्यूब जो है वो बाई माउथ पास करते हैं, नोज से नहीं करते। ठीक है। बाई माउथ हम पास करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बाकी तरीके मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? ठीक है। अब नर्सिंग केयरिंग कंसिडरेशन ऑफ नेजोएंट्रल ट्यूब। ठीक है। अब नेजो एंट्रल ट्यूब की नर्सिंग केयर और कंसिडरेशंस हमने देखने की है। सुलेमान तो कॉलेज में घूम रहा है, तो ये लेक्चर क्यों नहीं ले रहा? ठीक है। अब नेजो एंट्रल ट्यूब आपने पास किया, नेजो एंट्रल ट्यूब का आपने नर्सिंग केयर करना है और कंसिडरेशन करनी है। ठीक है। नेजो एंट्रल ट्यूब कैन बी एक्सीडेंटली प्लेस इन द ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्री। नेजो एंट्रल ट्यूब जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो ट्रैकिया के अंदर प्लेस हो सकता है, एक्सीडेंटली जो है वो ब्रोंकियल ट्री के अंदर प्लेस हो सकता है। ठीक है। तो आपने जब भी फीड स्टार्ट करना है ना, तो फीड स्टार्ट करने से पहले आपने एक दफ़ा चेक करना है, या अगर आपको डाउट हो उसके बारे में कि ट्यूब जो है वो मिसप्लेस तो नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा चेक करना है, एक दफ़ा कंफर्म करना है, प्रॉपर ट्यूब प्लेसमेंट देखनी है, कंफर्म करने है कि ट्यूब जो है वो प्रॉपर प्लेसमेंट पे है कि नहीं है। और ये प्रॉपर प्लेसमेंट जो है वो हम किस तरह चेक करते हैं, एब्डोमिनल रेडियोग्राफ से। ठीक है। सुलेमान इधर घूम रहे हैं, मुझे मोबाइल दिखा रहा है कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ। चलो, ओके। तो आपने जब भी फीडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, तो फीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा कंफर्म करना है कि एब्डोमिनल रेडियोग्राफी के जरिए आपने एक दफ़ा कंफर्म करना है कि ट्यूब प्लेसमेंट जो है वो सही जगह पे है कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज अ नेसोएंट्रल ट्यूब में शिफ्ट पोजीशन, नेसोएंट्रल ट्यूब जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो सकती है, वो अपनी जगह से हिल सकती है, ट्यूब जो है वो हिल सकता है। ठीक है। तो हमने क्या करें, अनगोइंग असेसमेंट ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। जब भी आपने फीडिंग करानी हो तो फीडिंग से एक दफ़ा पहले जो है वो आपने कंफर्म करना है, आपने एक दफ़ा देखना है उस चीज़ को।
ठीक है। आफ्टर कंफर्मिंग प्रॉपर पोजीशनिंग रेडियोग्राफिकली, जब भी हम इस चीज को कंफर्म करते हैं, उसकी पोजीशन कंफर्म हो जाए हमें रेडियोग्राफिकली, तो ट्यूब एग्जिट साइड फ्रॉम द नोज और माउथ इज मार्क। आपने कंफर्म कर लिया कि ट्यूब सही जगह पे है। अब जो जहां से हमने ट्यूब को इंसर्ट किया, चाहे वो नोज से किया चाहे वो माउथ से किया, जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम मार्क कर लेते हैं, उसे हम मार्क कर लेते हैं। अब मार्क करने का फायदा क्या है? मार्क करने का फायदा ये कि नेक्स्ट टाइम अगर ये निशान जो है वो बाहर की तरफ आता है तो हमें पता चलता है कि ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ आया है। अगर ये निशान अंदर की तरफ जाता है तो हमें ये पता चलता है कि ट्यूब जो है वो ज्यादा अंदर गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो असेसमेंट हम करेंगे या नेक्स्ट जो अनगोइंग असेसमेंट हमारी होती है उसमें हमें जो है वो हेल्प मिलता है। ठीक है। इन इंक्रीज इन द एक्सटर्नल लेंथ ऑफ द ट्यूब के सिंगल, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है। ओके। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में कोई क्वेश्चन? शॉर्ट टर्म एंट्रल फीडिंग में कोई क्वेश्चन? शॉर्ट टर्म एंट्रल फीडिंग में कोई क्वेश्चन? चले, अगर नहीं है क्वेश्चन तो मैं लॉन्ग टर्म स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म एंट्रल फीडिंग ट्यूब से अब लास्ट पॉइंट फिर बता दें। ओके, लास्ट पॉइंट ये है कि एक दफा जब आप पोजीशनिंग कंफर्म करते हो ना, तो पोजीशनिंग कंफर्म करने के बाद जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल नोज है और ये माउथ है। ठीक है। अब अगर ट्यूब जो है वो नोज के जरिए आपने पास किया है, तो ये जो एंड पॉइंट है ना नोज का और ट्यूब का, ये आपने मार्क कर देना है, ट्यूब के ऊपर मार्क लगाना है। इससे आपको आइंदा जो है वो पता चलेगा, अगर ये मार्क जो है इस तरफ आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, इधर जो है वो ट्यूब बाहर निकल रही है। अगर मार्क जो है वो अंदर जा रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि ट्यूब जो है वो अंदर जा रहा है। ठीक है। तो मार्क करने का जो मेन मकसद होता है वो अनगोइंग असेसमेंट में हमें हेल्प करता है। जो आगे हमने रोज असेसमेंट करनी है उसमें हमें हेल्प आउट मिलेगा इससे। ठीक है। ओके। अब लॉन्ग टर्म एंटर फीडिंग है, क्लियर है अब? ओके। लॉन्ग टर्म एंटर फीडिंग, लॉन्ग टर्म एंटर फीडिंग में इंट्रोस्टोमल फीडिंग्स आती है। एंटेरोस्टोमल, सर जी नर्सरी में भी ऐसी मार्क ही करके देखा था। नर्सरी में तो खैर हम बहुत कम मार्क करते हैं, लेकिन उधर भी करना चाहिए। ठीक है। हर जगह पे करना चाहिए। और मार्क सिर्फ मार्क नहीं करना, मार्क करने के बाद आपने सही तरह उसे फिक्स करना है उसे। क्योंकि अगर आप फिक्स नहीं करोगे, पेशेंट मूव करेगा, मूवमेंट के साथ क्या बल्कि पेशेंट अगर सांस भी लेगा तो सांस के साथ भी उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो आपने ट्यूब को सही प्लेसमेंट करके उस जगह पे सही तरह फिक्स करना होता है। ठीक है। ओके। अगर थेरेपी जो है वो महीने ले रही है, ठीक है, अगर हमें जो है वो अगर थेरेपी जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रही है कि 1 महीना या 2-3 महीने लेगी, या 2-3 महीनों के लिए हमने पेशेंट को न्यूट्रिशन सपोर्ट पे डालना है, तो हम फिर परमानेंट इंट्रोस्टोमल डिवाइस यूज करते हैं। अब परमानेंट इंट्रोस्टोमल डिवाइस में हम क्या करते हैं, हम एक स्टोमा बना लेते हैं। स्टोमा मीन एक होल बना लेते हैं, एक सुराख बना लेते हैं, और उसके जरिए जो है हम एक ट्यूब जो है वो फिक्स कर लेते हैं, गैस्ट्रिक के अंदर या जेजुनम के अंदर, स्टमक के अंदर या जेजुनम के अंदर। ठीक है। तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेक ट्यूब कहते हैं। ठीक है। PEG, परकुटेनियस एंडोस्कोपी या परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है। परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, पेक ट्यूब। और नेक्स्ट जो है वो जिजनोस्टमी ट्यूब है। जिजनोस्टमी ट्यूब में हम क्या करते हैं, हम जो है वो ट्यूब सीधा जो है वो जिजनम में प्लेस कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में क्या है, ये जो लेयर नजर आ रही है आप लोगों को, ये जो लेयर नजर आ रही है ये क्या है, ये स्किन और सबकुटेनियस टिश्यूज है। ठीक है। ये स्टमक है। ठीक है। स्टमक के अंदर जो हमने एक ट्यूब प्लेस किया, अंदर की तरफ से जो है वो एक नोजल लगा हुआ है। ठीक है। या एक बम्पर लगा हुआ है, इसे बम्पर कहते हैं असल में। ठीक है। एक बम्पर लगा हुआ है और आगे भी एक बम्पर लगा हुआ है। इस बम्पर ने इस
ट्यूब को क्या किया, इस ट्यूब को टाइट किया। ये एक साइड से बम्पर जो है वो बाहर से टाइट हुआ है और अंदर से जो है वो भी एक बम्पर टाइट हुआ है। इसने इस ट्यूब को यहाँ पे टाइट करके रखा है, ठीक है। अब इस ट्यूब को पास करने के लिए, इस ट्यूब को हम पास कैसे कर सकते हैं, इसकी प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्लेसमेंट के लिए 4 तरीके हैं। परकुटेनियस एंडोस्कोपी है, सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी है और फ्लोरोस्कोपी है। 4 तरीके हैं, परकुटेनियस एंडोस्कोपी, सर्जरी और लेप्रोस्कोपी और साथ में फ्लोरोस्कोपी। व्हाट इज परकुटेनियस एंडोस्कोपी? नेम से क्या पता चलता है कि परकुटेनियस एंडोस्कोपी क्या है, बताओ। परकुटेनियस एंडोस्कोपी, परकुटेनियस एंडोस्कोपी क्या है? एनी आइडिया? नहीं है आइडिया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए सुन लो। परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम ट्यूब पास कर रहे हैं स्टोमा के जरिए, लेकिन एंडोस्कोपी गाइडेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंडोस्कोप पास कर लेते हैं। एंडोस्कोप स्टमक से रिलेट करता होगा ये, और ठीक है स्टमक से रिलेट तो है। एंडोस्कोपी का क्या मतलब है? एंडोस्कोपी का मतलब है एंटेरल ट्यूब या एंटेरल ट्रैक या जीआई ट्रैक की स्कोपी करना, जीआई ट्रैक को देखना। तो सबसे पहले हम एंडोस्कोप पास कर लेते हैं, कैमरा पास कर लेते हैं। वो कैमरा स्टमक तक पास कर लेते हैं, स्टमक के अंदर एक कैमरा प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है ऊपर से एक होल बना लेते हैं, और उस कैमरे के जरिए या उस कैमरे के गाइडेड या एंडोस्कोपिक गाइडेड जो है वो हम एक सुराख बना के वहाँ पे इस ट्यूब को प्लेस कर लेते हैं। इसे कहते हैं परकुटेनियस एंडोस्कोपी। नेक्स्ट जो है वो सर्जरी है, हम कोई एक कट लगा लेते हैं और उस कट के जरिए जो है वो हम प्लेस कर लेते हैं। तीसरा जो है वो लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी क्या है? व्हाट इज लेप्रोस्कोपी? लेप्रोस्कोपी का मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन जो एब्डोमेन या पेल्विस के ऊपर हो, ठीक है, हम एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, वो भी कैमरा एडेड होता है, ठीक है, कैमरा एडेड होता है। कैमरे के जरिए हम देखते हैं, ठीक है, और कट लगा लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। रोलिका बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरा होता है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या है? व्हाट इज फ्लोरोस्कोपी? फ्लोरोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी भी सेम टेक्निक है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम एक्सरे गाइडेड करते हैं। एक्सरे गाइडेड का मतलब ये है कि हम ऊपर एक एक्सरे मशीन लगा लेते हैं, ठीक है, और उस एक्सरे मशीन के जरिए जो है हम चीज़ें को देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो कहाँ पे जा रही है, ठीक है, या हमारा ट्यूब जो है वो कहाँ पे जा रहा है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब, गुलाम फातिमा का क्वेश्चन है कि सर ये मेथड कितनी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब क्या, प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, या कितनी देर तक होती है। अगर कितनी देर तक होती है तो 2 3 4 महीने तक भी चल सकता है, ठीक है। ये ट्यूब, ये परमानेंट ट्यूब्स होती है, अगर हम केयर करें तो ज़्यादा देर तक चलेगी। लेकिन अगर आप पूछ रही है कि इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, तो प्रोसीजर जो है वो क्या है, प्रोसीजर डिपेंड करता है कि प्रोसीजर कौन कर रहा है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट जो है वो उसकी फिजिक कैसी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आईवी लाइन पास करो और मैं आपसे पूछा कि कितना लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर होगा, तो शायद जो एक्सपीरियंस बंदा है वो आपको कहेगा कि 10 सेकंड में पास हो जाएगा, 2 सेकंड में पास हो जाएगा, 3 सेकंड में पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, तो आप 4 5 मिनट बताओगे, ठीक है। इस तरह अगर इंटर्न होगा तो वो भी डिफरेंट टाइम बताएगा। तो वो डिपेंड करता है कि प्रोसीजर कौन कर रहा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है, वो सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, ठीक है। लास्ट पे मैं एक समरी दे दूंगा, ओके। ओके, आप अब आपने एंट्रोस्टोमल ट्यूब पास तो किया है, लेकिन एंट्रोस्टोमल ट्यूब की नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या है, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है।
तो सबसे पहले आपने क्या करें, इंट्रोस्टोमल ट्यूब आर सिक्योर टू द एब्डोमिनल वॉल टू प्रिवेंट डिसलॉजमेंट एंड माइग्रेशन। सही तरह आपने उसको फिक्स करना है ताकि वो डिसलॉज ना हो जाए, वो निकल ना जाए, वो कहीं और जो है वो माइग्रेट ना कर जाए। दूसरा पॉइंट है प्रिवेंट बरिड बम्पर सिंड्रोम। आपने बरिड बम्पर सिंड्रोम को प्रिवेंट करना है। व्हाट इज बरिड बम्पर सिंड्रोम? मैंने आप लोगों को पहले एक चीज़ के बारे में बताया कि ये जो हम ट्यूब पास करते हैं दोनों साइडों पे एक नोजल लगता है, ठीक है, टाइट करने के लिए। उस नोजल को हम क्या कहते हैं, बम्पर कहते हैं। उस नोजल को हम क्या कहते हैं, बम्पर कहते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनल बम्पर और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बम्पर। अब ये बम्पर अगर बरिड हो जाता है, ये बरिड बरिड का क्या है, दफन हो गया, ठीक है। अब अगर ये बरिड जो है ये टिश्यूज के अंदर दफन हो गया या एक टिश्यू के अंदर जो है ये चला गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बरिड बम्पर सिंड्रोम। वक्त के साथ साथ जो है ये टिश्यूज के अंदर अगर चला गया, ठीक है, टिश्यूज के अंदर, ये देखें इस पिक्चर में, देखिए टिश्यूज के अंदर बरिड हो गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बरिड बम्पर सिंड्रोम कहते हैं। तो इससे हमने प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसका उसका सही तरह ख्याल रखना है, उसको सही तरह साफ करना है, साथ में देखना है कि बम्पर जो है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ठीक है, उसका सही तरह ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ट्यूबिंग इज डॉक्यूमेंटेड टू मॉनिटर फॉर माइग्रेशन ऑफ द ट्यूबिंग। एक्सटर्नल जितनी भी ट्यूबिंग है ना, उसको हमने उसकी मेजरमेंट करनी है ताकि वो इधर उधर जो है वो हिले ना। नेक्स्ट क्या है, सीरेसोजेनस ड्रेनेज में भी एक्सपेक्टेड फॉर 7 to 10 days। जब आप इस ट्यूब को पास कर देते हो, ठीक है, तो 7 से 10 दिन तक जो है वो सीरस फ्लूइड जो है वो निकल सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। माइनर मिस्टेक से जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े मेजर कॉन्सिक्वेंसेस या मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इंजर्शन साइट के इर्द गिर्द जो स्किन है ना, उसको आपने रेगुलरली असेस करना है। डेली तो उसे मिनिमम डेली असेस करना है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन की साइंस तो नहीं है, रेडनेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, कलर चेंजिंग नहीं है, वार्मथ नहीं है, फीवर नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा टू अवॉइड मिसरेशन द साइट इज केप्ट क्लीन एंड ड्राई and lifting or adjusting the tube is avoided for several days after the initial insertion। जब भी हम इस ट्यूब को पास करते हैं, जब भी हम इस ट्यूब को पास करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसकी सफाई का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। आपने सफाई का ख्याल रखना है। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखोगे तो वहाँ पे मैसरेशन हो सकती है। और मैसरेशन का मतलब क्या है, मैसरेशन का मतलब ये है कि सराउंडिंग टिश्यूज जितने भी है ना वो सॉफ्ट हो सकते हैं। सराउंडिंग टिश्यूज जितने भी है वो सॉफ्ट हो सकते हैं, वो उनकी ब्रेकडाउन हो सकती है, ठीक है। तो आपने ब्रेकडाउन से बचाने के लिए, आपने सॉफ्टनेस से बचाने के लिए क्या करना है, उसकी सही तरह सफाई करनी है, सफाई रखनी है आपने। नेक्स्ट जो है वो क्लींजिंग द साइट विद सोप एंड वाटर इज एडिकेट। उसको आप सोप और वाटर या सोप वाटर से जो आप उसे साफ कर सकते हैं। इफ एन इंटरस्टोमल ट्यूब बिकम एक्सीडेंटली डिसलॉज, अगर एक्सीडेंटली ये ट्यूब जो है ये निकल गया तो उसी टाइम आपने फिजिशियन, कंसर्न फिजिशियन को नोटिफाई करना है और इमीडिएटली उस ट्यूब को इंसर्ट करना है, ठीक है, ट्रैक क्लोज होने से पहले। अगर ये डिस्लॉज हो गया तो ट्रैक जो है वो कुछ देर बाद जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो उस ट्रैक को क्लोज होने से पहले दोबारा से आपने इसे री इंसर्ट करना है, ठीक है। यहां तक काफी है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है। एक दफ़ा मैं जल्दी जल्दी जो है वो रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। एंट्रल ट्यूबिंग है, ठीक है। दो तरह का हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं पेशेंट को, दो तरह न्यूट्रिएंट सपोर्ट या न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एंट्रल फीडिंग और दूसरे को हम कहते हैं पेरेंटल फीडिंग, ठीक है। अब एंट्रल फीडिंग जो है वो जीआई ट्रैक के थ्रू दे सकते हैं। अब एंट्रल फीडिंग हम क्यों देते हैं, अगर पेशेंट जो है वो अनेबल है, ठीक है, पेशेंट जो है अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो ओरली का
फुलफिल नहीं करता किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है, उसे डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई इंजरी हो सकती है, डिस्पेजिया हो सकता है, क्योंकि स्वालिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस ट्यूब के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम इसे पास नहीं कर सकते एब्सोल्यूट। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर पेंक्रियाटाइटिस है, डायरिया है, ठीक है, कोई इलियस है, कोई स्ट्रिक्चर्स वगैरह है, कोई कट्स वगैरह है, ठीक है, कोई इस्कीमिया वगैरह है, तो हम इसे पास नहीं कर सकते। अब फिर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमने डिसाइड करना है। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा फीडिंग ट्यूब जो है वो लगाना है, ठीक है। एक जो है वो परमानेंट है, एक है कम टाइम के जरिए जो या इंट्रो, और जिसको हम कहते हैं नेजो एंट्रल ट्यूब, ठीक है, जो कम ड्यूरेशन के लिए हम लगाते हैं। अगर फीडिंग जो है या न्यूट्रिशन सपोर्ट आपने 4 से 6 हफ्ते के लिए देना है तो आपने टेम्पररी फीडिंग ट्यूब की तरफ जाना है, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा देर के लिए देना है तो आपने परमानेंट की तरफ जाना है। अब टेम्पररी में कौन कौन सी है, टेम्पररी में जो है वो नेजो एंट्रल ट्यूब आता है, नेजो ज्यूजिनल और नेजो ड्यूडिनल ट्यूब्स आते हैं, ठीक है, जिसको आप नोज के जरिए पास करके आगे जो है वो स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक या जिजिनम या ड्यूटिनम तक लेके जाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट देते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपने देने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने परमानेंट ट्यूब्स की तरफ जाना है। परमानेंट ट्यूब्स हमको हमारे पास कौन कौन से, हमने एक स्टोमा बनाना है, ठीक है, और उस स्टोमा के जरिए जो हमने ट्यूब पास करना है और उस ट्यूब को प्लेस करना है स्टमक के अंदर या जिजिनम के अंदर। तो उसको हम नेसोजिजिनल या नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब कह सकते हैं। उसको हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी के जरिए कर सकते हैं, सर्जरी के जरिए कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के जरिए इंसर्ट कर सकते हैं। साथ साथ हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, उनके मेजरमेंट का ख्याल रखना है, उसकी सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है। साथ साथ जो है हमने रोज़ जो है वो उसको एरिया को मेयर करना है, ठीक है, एग्जामिन करना है, मोनिटर करना है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा दूँ, और आप लोग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। एब्सेंट कौन कौन है अभी? ठीक है, चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपना लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रोवाइडिंग एंट्रल न्यूट्रिशन। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, अभी नेक्स्ट लेक्चर मेरा नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर किसी और का होगा। सर नर्सिंग का इमेज क्या कभी चेंज हो सकता है लोगों में? बिकॉज सर समटाइम लिसनिंग टू पीपल मेक अस फ्रस्ट्रेटेड and then I think that I should leave this profession and degree and do something else। ठीक है, देखो, नर्सिंग इमेज जो है वो कुछ हद तक हमारी ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, नर्सिंग इमेज कुछ हद तक हमारी ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर नर्सिंग की इमेज खराब है ना तो उसमें नर्सिस का भी बड़ा हाथ है।
मैं ये मानता हूँ कि बाहर सोसाइटी या कुछ लोग इसे सही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसमें सही क्यों नहीं समझ रहे, उसमें हमारा हाथ है। हमारे प्रोफेशन की कुछ लोग ऐसे हरकतें करते हैं जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। अगर हम अपने प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन ले लेना तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स है। आप आगे जो है वो मास्टर्स कर लो, आगे जो है वो पीएचडी कर लो, ठीक है, किसी अच्छे पोस्ट पे आ जाओ जहाँ पे लोग आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है, ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि स्टाफ एज अ स्टाफ जो अगर आप काम कर रहे हो तो इज्जत नहीं है। अगर अगर एज अ स्टाफ आप सही तरह काम कर रहे हो ना तो तब भी इज्जत है। अगर आप किसी पेशेंट को बहुत अच्छी तरह डील कर रहे हो, आपके जो है आपका प्रोफेशनल वे होगा तो ठीक है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग आते हैं, अगर आप प्रोफेशनल वे से भी कुछ लोगों को डील करते हैं तो कुछ लोग आते हैं जो कि आपको बहुत गुस्सा दिलाते हैं। लेकिन प्रोफेशन को ख़राब करने में हमारा भी काफ़ी हद तक हमारा भी हाथ है। ठीक है, प्रोफेशन को ख़राब करने में काफ़ी हद तक हमारा हाथ है। हम खुद एक कुछ ऐसे हरकतें करती है जिसकी वजह से हम बदनाम हैं। अब किसी और ने बाहर से आके तो बदनाम नहीं किया इस प्रोफेशन को, हमने खुद किया है ना। तो प्रोफेशन को ख़राब करने में ये बात है कि हमारा काफ़ी हद तक हमारा जो है वो हाथ है, और न सारे नर्सेज जो है वो बुरे हैं और न सारे अच्छे हैं। ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्हें देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। अपने सीनियर्स में से कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि वो पेशेंट को माइनर सा इंजेक्शन या माइनर सा कोई टेबलेट भी देते थे ना, तो वो सारा कुछ एक्सप्लेन करते थे। और मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, चलो मैं नाम भी लेता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा काम करते थे वो। शायद आप लोग जानते हो शहरियार भाई को, जो कि हमसे जो है वो आई थिंक मुझसे 3 साल सीनियर था। शहरियार और तसव्वुर, तो शहरियार भाई के साथ मैंने वार्ड में काम किया है। तो वो बहुत प्रोफेशनल, इंतहाई वो वेल प्रोफेशनल है। वो अगर एक टेबलेट भी देते थे ना तो वो सारा कुछ एक्सप्लेन करता था पेशेंट को कि मैं आपको ये टेबलेट दे रहा हूँ, इस टेबलेट को मैं इस टेबलेट के ये एक्शंस होंगे, ठीक है, और इस टेबलेट की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस और ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होइएगा वो इस टेबलेट की वजह से, अगर इससे ज़्यादा कुछ आया, ठीक है, तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, मुझे बताना है। एग्जाम्पल मैं सिर्फ शरियार का दिया क्योंकि मैंने उन्हें खुद देखा था। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। कॉर्नीलियस भाई बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम उन्हें ले लेते हैं हॉस्पिटल साइड पे। ठीक है, तो इमेज बनाने में ना हमारा काफ़ी हद तक हमारा भी हाथ होता है। अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेजेबल हो आप कॉन्फिडेंट हो और आप स्किलफुल हो, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। 3 चीज़ें मेन है। ठीक है, अगर आप नॉलेजेबल हो, आप कॉन्फिडेंट हो और आप स्किलफुल हो, ठीक है, कोई ये 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। इसमें से कोई एक की कमी होगी ना तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। नॉलेजेबल मैं ये नहीं कहता कि आपको सारी बुक जो है वो रट्टे रटाए याद हो, ऐसा नहीं है। जो आप काम कर रहे हो उस काम के बारे में आपको पता हो, जो आप काम कर रहे हो उस काम के बारे में आपको पता हो, जो आपका पेशेंट आपके पेशेंट के अपने पेशेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो। कोई आपसे पूछे तो आप फ़ौरन से पहले उसे एक्सप्लेन करो। ठीक है, फ़ौरन से पहले आप एक्सप्लेन करो उस चीज़ को। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ़ में भी, मेरी स्टूडेंट लाइफ़ में भी अभी भी काफ़ी सारी जगह ऐसी आई है, अभी तो खैर नहीं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ़ में काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आई है जिसमें मैंने सोचा है कि यार मतलब हमारी बेइज़्ती हो रही है। ठीक है, होता है इस तरह फ़ील। लेकिन डील करने का तरीका ये है कि आपके पास उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट। अगर आप किसी को अच्छी तरह, अगर आपको कोई कहता है, मैंने ऐसे भी सुना है कि कुछ लोग, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कि मैं वार्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर अटेंडेंट ने मुझसे पूछा या पेशेंट ने मुझसे पूछा है कि ये मेरी मतलब क्या है, तो साथ वाले अटेंडेंट ने ये भी कहा है कि इन्हें क्या पता, ये तो नर्सेज है। ये रियलिटी है और उस टाइम पे बहुत बुरा फील होता है। लेकिन उसको टैकल करने का क्या तरीका है कि आपको अपने पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए। आप उस चीज़ को कंप्लीट एक्सप्लेन करो उन्हें। तो जब आप एक्सप्लेन करते हो उन्हें पता चलता है कि ये नर्सेज है लेकिन इनके पास नॉलेज भी है। ठीक है, ये नर्सेज है, ये कॉन्सेप्ट बना है ना लोगों का कि नर्सेज इन्हें कुछ पता नहीं है।
ये कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म करना है। और ये कॉन्सेप्ट आपने किस तरह ख़त्म करना है? आपके अपने कॉन्फिडेंस से, अपने नॉलेज से, अपनी स्किल्स से। इन तीनों में से किसी एक चीज़ की कमी होगी ना, तो आपके लिए परेशानी होगी। ये तीनों चीज़ें होगी तो आप ज़िंदगी में जो है वो कामयाब होगे, आपकी इज़्ज़त भी लोग करेंगे, आप आगे भी जाओगे। ठीक है? तो होता है कभी-कभार ऐसे लोग आते हैं, वो सिर्फ़ हमारी प्रोफ़ेशन में नहीं, वो हर एक प्रोफ़ेशन में। कभी-कभार आपको ऐसा फ़ील होगा कि मैंने ये गलत किया है। ठीक है? वो हर एक प्रोफ़ेशन के लोग कहते हैं। आप किसी भी बंदे से पूछो ना, डॉक्टर से पूछो, वो अपनी चीज़ में सैटिस्फ़ाई नहीं है। हम खुद सैटिस्फ़ाई नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि हम खुद सैटिस्फ़ाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक बंदा जो है ना, जिस प्रोफ़ेशन में, वो अपने प्रोफ़ेशन से सैटिस्फ़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपना काम सही तरीके से कर ही नहीं रहे। हम अपना काम छोड़ के दूसरों के काम के ऊपर नज़र रखते हैं। और जिस दिन हमने दूसरों के काम में टाँग अड़ाना छोड़ दिया ना, और अपना काम शुरू किया सही तरीके से, वो हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, जिस तरह सर तंजील अक्सर कहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, राइट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब हम अपने प्रैक्टिस सही करेंगे, जब हम अपना नॉलेज एनहेंस करेंगे, सारी चीज़ें नॉलेज बेस होगी, तो तब जो लोग भी हमारी इज्जत करेंगे और हम भी अच्छा फील करेंगे। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आजकल मैं चलो हॉस्पिटल साइड से, अब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नर्सिंग में सिर्फ हॉस्पिटल साइड है, मैनेजमेंट साइड है, ठीक है, टीचिंग साइड है, आप किसी और साइड पे चली जाए। ठीक है, आप किसी और साइड पे भी जा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप आगे नर्सिंग के बाद, बीएसएन के बाद और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। अच्छा, मेरे ख्याल में नेक्स्ट प्रेजेंटर ने जो है वो ऑनलाइन होना है, मेरा टाइम जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम फिर बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, क्लास में कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। और परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन में लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं अपने को लेके, डिप्रेस नहीं होना, आप चीज़ों को टैकल करना सीखें। ठीक है, ओके। सर मेरा लेक्चर नहीं है, बस मैं अभी एंड कर बंद किया आपने सर। मैं कह रही हूँ मैं गलत नहीं एंटर होगी कहीं। बस मैं एंड करने लगा हूँ। है मैं एंड करने लगा हूँ।